बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 11 द यूनिवर्स यानी कायनात। द यूनिवर्स कंटेन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। अब कायनात जो है उसमें सब कुछ मौजूद है जो कि वजूद रखता है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। वो इतना छोटा है कि हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख पाते, लेकिन उसका वजूद तो है ना, मौजूद तो है, और उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि हमारी आंखें उनको भी नहीं देख पाती। यानी वो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी टेलीस्कोप से भी आगे की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी आंख देख पा रही है और जो नहीं देख पा रही, जो कि वजूद रखती हैं, मौजूद हैं, सब कायनात का हिस्सा हैं। वी डोंट नो जस्ट हाउ बिग द यूनिवर्स इज़ और इवन इफ़ देयर इज़ अ लिमिट टू इट्स साइज़। हमें नहीं पता कि ये कायनात कितनी बड़ी है, इस कायनात का कोई आखिरी सिरा भी मौजूद है या नहीं। यानी एक चीज़ जहाँ शुरू होती है तो वो यकीनन कहीं ना कहीं ख़त्म भी होती है। तो क्या ये ख़त्म होने वाली है या नहीं, या इसका वजूद इतना बड़ा है कि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे उसके साइज़ को, या इसको कोई अल्लाह ने लिमिट भी दी हुई है। हाउएवर एस्ट्रोनॉमर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द यूनिवर्स कंटेन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अभी तक जो माहिर फ़ल्कियात ने अंदाज़ा लगाया है कायनात के बारे में, बस वो यही जान पाए हैं कि यहाँ खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। गैलेक्सी बचो हिस्सा होती है बहुत सारे सितारों का झुरमुट, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर कई अरब सितारे मौजूद होते हैं, जैसे कि उसमें बहुत सारे निज़ाम शमसी भी होते हैं। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, तो गैलेक्सीज के अंदर कई सोलर सिस्टम, करोड़ों के हिसाब से सोलर सिस्टम मौजूद होते हैं। हम तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, यानी कई सूरज हैं। सिर्फ एक सूरज पूरी कायनात को नहीं चला रहा है, बल्कि कायनात में कई करोड़ सूरज हैं और कई करोड़ जो हैं सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी मौजूद हैं, कई सितारे। तो जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस हमारे दिमाग को जो है ना एक फुल स्टॉप लगा देती है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना कैलकुलेट कर ही नहीं पाता। Planet Earth is just a tiny part of the universe located in a galaxy called the Milky Way। हम इसको और शॉर्ट वे में समझते हैं। हम बाकी गैलेक्सीज को तो छोड़िए, आप पहले अपनी गैलेक्सी को समझना ज़रूरी है कि हमारा जो प्लानट अर्थ है, हमारी जो ज़मीन है, वो किस गैलेक्सी में है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि करोड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं कायनात के अंदर। तो हम वहाँ तो सर्च आउट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो सियारा अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में मौजूद है। तो हमारे अर्थ ज़मीन की गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। Galaxy contains billions of stars. Astronomers once thought that the Milky Way was the only galaxy. Today, however, we know that the Oer galaxy is only one of many scattered throughout the universe। पहले मैंने आपको बताया कि गैलेक्सीज के अंदर अरबों खरबों सितारे पाए जाते हैं। माहिर फ़ल्कियात पहले ये समझते थे कि सिर्फ हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है जो कायनात का हिस्सा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सर्च आउट करना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया स्पेस को, तो आज के दौर में उनको जाके पता चला है कि हमारी गैलेक्सी जो है वो कायनात में मौजूद कई सौ हज़ार और अरबों गैलेक्सीज का एक हिस्सा है, ठीक है, यानी उनमें से ही एक है। इसके अलावा भी काफ़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं पूरी कायनात के अंदर। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन से आर्टिस्ट हजरात हैं जिन्होंने ये पिक्चर क्रिएट की है, जिसमें से गैलेक्सी में से प्लैनेट्स को बाहर निकाल कर बड़ा कर दिया गया है गैलेक्सी से। यानी अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उन्होंने तो यही समझना है कि हमारा अर्थ प्लैनेट जो है इस गैलेक्सी से बहुत बड़ा है। जबकि ये जो सामने गैलेक्सी आपको नज़र आ रही है, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि हमारा घर है, जहाँ पर हम हमारा मुल्क समझ लें, हमारा एक नन्ना सा घर अर्थ इस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो है ना उसके इर्द गिर्द आपको स्कैटर हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंदर मौजूद हैं और बहुत छोटी, बहुत टाइनी सी स्पेस के अंदर है। ये गैलेक्सी अरबों खरबों सितारों को अपने अंदर समेटे हुए है और इसका नाम मिल्की वे है। चलिए अब गैलेक्सीज को ज़रा और अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में, और ये भी देखते हैं कि कितनी टाइप्स की गैलेक्सीज हमारी कायनात में मौजूद है जो अब तक जिनके बारे में हम जान सके हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट, गैसेस, डार्क मैटर एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। गैलेक्सी के अंदर सिर्फ स्टार्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये मिक्स है डस्ट का, जो धूल होती है, गैसेस हैं इसके अंदर, और डार्क मैटर्स हैं,
डार्क मैटर्स आपको जो ब्लैक स्पेस नज़र आती है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इस किस्म के जो है ना बिल्कुल माइक्रो माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं एटम्स के, वो बिखरे हुए हैं, ठीक है, वो डार्क मैटर का हिस्सा हैं, या डार्क एनर्जी उसको बुलाया जाता है। और मिलियंस ऑफ स्टार्स तो हैं ही, और ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? ग्रेविटी की मदद से। जैसे हमारी अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में एक ख़ास ऑर्बिट के ऊपर चक्कर काट रही है, अपने एक्सिस के ऊपर चक्कर काट रही है, और बाकी प्लैनेट्स भी कोई एक दूसरे से नहीं टकरा रहा। क्यों? क्योंकि एक ख़ास ग्रेविटी है सन से जो हमें मिल रही है, जिसने हमें पकड़ के रखा हुआ है, यानी कोई अपने मिदार से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये गैलेक्सी भी जो है, इसके अंदर जितनी चीज़ें, गैसेस हैं, डस्ट है, डार्क मैटर हैं या स्टार्स हैं, वो दूसरी गैलेक्सीज में जंप आउट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी की मदद से आपस में हेल्ड टुगेदर हुए हैं, जुड़े हुए हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज thought to come from supermassive black holes at the center of the galaxy। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें तो सन से मिलती है, तो इस गैलेक्सी को कहाँ से मिलती है? तो हमारी गैलेक्सी को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल पुल है, वो कहाँ से मिल रहा है? उसमें मौजूद एक बहुत सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसकी थ्योरी शायद आपने अक्सर ऑन एंड ऑफ पढ़ी हो, या आइंस्टाइन के बारे में, या और भी बहुत सारे जिन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्या होता है। ये एक ऐसा एनर्जी का सेंटर है जिसमें से बहुत तेज़ी से कोई ख़ास एनर्जी इन आउट हो रही है, ठीक है, और ये ज़्यादातर अपनी तरफ खींच रहा है बाकी मौजूद मैटर्स को। इसके अलावा एक वाइट होल है जो कि डिस्कवर किया जा चुका है ब्लैक होल के मुकाबले में, कि अगर ये एनर्जी ब्लैक होल के अंदर जा रही है तो उसके अंदर जाकर क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है, या कहीं स्कैटर हो रही है, या कहीं और ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब इन्होंने ये कंक्लूड किया है कि ब्लैक होल से दूसरी साइड पे एक वाइट होल मौजूद है, जहाँ से ये एनर्जी किसी और डायमेंशन, किसी 4, 5, 6 डायमेंशनल यूनिवर्स का हिस्सा बनती जा रही है, यानी यहाँ से वो जा रही है और किसी और साइड पर निकलती जा रही है। तो ऐसा नहीं मुमकिन कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर लेता है और बिल्कुल ख़त्म कर देता है उस चीज़ को, बल्कि वो उसको पोर्टल है, वो रास्ता है किसी और यूनिवर्स के अंदर एंटर होने का। इसी तरह आपसे जब पूछा जाएगा कि गैलेक्सी के अंदर ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से आ रहा है, तो आप कहेंगे वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि उसको ये पावर देता है। इन ओवर गैलेक्सी द मिल्की वे द सन इज़ वन ऑफ about 400 billion stars that orbit around a huge black hole called Sagittarius A या A star। Sagittarius A is as massive as 4 million suns। हमारा सूरज और 400 बिलियन स्टार्स एक हिसाब से अगर लगाया जाए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन स्टार्स हैं, हमारा सन भी उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। अब वो जिस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर काट रहे हैं ना, उसका नाम सैजिटेरियस है, ये उसको ए स्टार बुलाया जाता है, और ये इतना मैसिव है कि आपका जो सूरज है, अगर आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, इस जैसे 400 मिलियन सूरज मौजूद हों, ठीक है, तो ये एक सैजिटेरियस होल बनता है। चलिए ज़रा इसका अंदाज़ा लगाते हैं। ये हमारी अर्थ थी, अब हमारा ये सन आपको नज़र आ रहा है, ये कितना ह्यूज है हमारी अर्थ से। अब अगर आपने देखना है कि हमारा सैजिटेरियस जो ब्लैक होल है वो कितना ह्यूज है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा सन उसके मुकाबले में कितना छोटा होता चला जा रहा है। और दिस इज़ द सैजिटेरियस ए, ये है वो ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी हम सबको पुल किए हुए है। गैलेक्सीज आर वेरी फार अपार्ट। गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत बहुत फासले पर होती हैं। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज़ कॉल्ड एंड्रोमेडा विच इज़ अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। अब दुनिया में मौजूद जितनी भी कायनात में हमारी गैलेक्सीज हैं, सब एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, और जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ कोई गैलेक्सी अगर लगती है, नज़दीक है, तो वो भी तकरीबन हमारे मिल्की वे से 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। अब आप सोच होंगे लाइट ईयर क्या होता है, तो बच्चों दिस मीन्स दैट द लाइट वी सी फ्रॉम एंड्रोमेडा हैज़ टेकन 2.5 मिलियन ईयर्स टू रीच अस। यानी जो लाइट हमें एंड्रोमेडा के ऊपर चमकती नज़र आ रही है इस तस्वीर में, उसको हम देखने के जो काबिल हुए हैं ना, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उस लाइट ने तकरीबन 25 लाख का जो है ना सालों का सफ़र किया है हमारे तक पहुंचने के लिए, तो हम इस काबिल हुए कि हम एंड्रोमेडा को देख पा रहे हैं। यानी एंड्रोमेडा की ये तस्वीर आज से तकरीबन 25 लाख साल पहले खींची हुई तस्वीर है जो हम तक अब पहुंची है, ठीक है, इस लाइट की मदद से। वी आर सीइंग इट नाउ एज इट वाज 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, और अब हम इसको देख रहे हैं, हालांकि ये तस्वीर आज से कोई 25 लाख पहले साल की है। इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं। आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में मौजूद हैं, ठीक है, जब आप लाइट ऑन करेंगे और आपको जैसे उस अंधेरे कमरे में किसी चीज़ को ढूंढना है, जैसे एक सुई है, ठीक है, उसको ढूंढना है आपको, तो आपको लाइट की ज़रूरत है। जैसे आपने लाइट ऑन की, उस लाइट ने कुछ सेकंड लिए उस
चीज़ तक पहुंचने के लिए, यानी पूरे कमरे को रोशन करने के लिए उस बल्ब को कुछ लम्हे लगे। इसी तरह वो जो टाइम है उस बल्ब की रोशनी का कमरे में मौजूद तमाम चीज़ों पर पड़ना और हमें उन चीज़ों का नज़र आना। आपको पता है हमें चीज़ें सिर्फ उस वक्त नज़र आती हैं जब उनसे लाइट टकराती है आके। तो अब वही लाइट जो हमें एंड्रोमेडा की है उसको हमारी आंख तक टकराने के लिए 25 लाख सालों का सफ़र तय करना पड़ा और वो हम तक पहुंची तो हम ये एक तस्वीर देख पाए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी है, इसके अंदर आप बड़े गौर से सोचेंगे अल्लाह की कायनात बहुत वसी है। यानी आप देख लें कि लाइट जो सबसे स्पीड रखती है, सबसे तेज़ है, जैसे बारिश होती है, बिजली चमकती है तो हमें पहले बिजली नज़र आती है और फिर हमें उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ठीक है ना। तो इतनी तेज़ लाइट को भी 25 लाख साल लग रहे हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए और फिर हम ये चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक जहाज़ को दूसरे मुल्क में जाने तक के लिए जो टाइम लगता है ना, इसी तरह लाइट को एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो लाइट ईयर कहलाता है। लेकिन ये याद रखें कि एंड्रोमेडा आज से 25 लाख साल पहले जिस तरह नज़र आता था उसको अब हम देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी हम उसके पास्ट को देख रहे हैं। इसी तरह हमारी गैलेक्सी की जो तस्वीर वहाँ तक पहुँची होगी जिस पर जो ह्यूमंस पहले 25 लाख साल पहले इस अर्थ पर रह रहे होंगे वो तस्वीर उनको अब मिल रही होगी वो वहाँ पर। तो यही ये सीन है कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ना लाइट का ट्रैवल करना है वो इस स्पीड से, ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। लेटेस्ट एस्टिमेट्स आर दैट देयर आर ओवर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। अब जो लेटेस्ट एस्टिमेशन आई है ना जिस पे मुझे अभी तक यकीन नहीं है, ठीक है, ये हो सकता है ये एस्टिमेशन भी इनकी गलत हो, ये इनकी कैलकुलेशन और हिसाब जो उन्होंने लगाया ये भी गलत हो कि ये कह रहे हैं कि 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, ठीक है। मे बी दे वर मोर देन दे थॉट। हमारी कायनात क्योंकि बहुत वसी है उसकी कई लेयर्स हैं, ठीक है, शायद ये पहली लेयर में मौजूद गैलेक्सीज की बात कर रहे हूँ। सम आर सिमिलर टू द मिल्की वे, उन्होंने कहा कुछ तो हमारे मिल्की वे से मिलती जुलती हैं, अदर आर क्वाइट डिफरेंट, और जो बाकी हैं वो बिल्कुल चेंज हैं। गैलेक्सीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ज़्यादातर गैलेक्सीज को जो हम क्लासीफाई करते हैं, जो इनकी दर्जा बंदियाँ करते हैं या इनको एक दूसरे से अलग करते हैं, वो इनकी शक्ल को देख के, इनके स्ट्रक्चर को देख कर करते हैं। इनकी शेप्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं। देयर आर स्पायरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है, पहले वो पढ़ेंगे और फिर हम स्पायरल गैलेक्सी की तरफ जाएंगे। डार्क मैटर कांट बी सीन बट साइंटिस्ट बिलीव इट मस्ट एग्जिस्ट। अब कहते हैं कि डार्क मैटर जो है वो हम देख नहीं सकते हैं, सही है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है स्पेस के अंदर। वो क्यों, वो रीज़न ये बताते हैं कि ऑल ऑफ द विजिबल मैटर इन द यूनिवर्स कांट अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ ग्रेविटी डिटेक्टेड देयर। क्योंकि जो ग्रेविटी की वहाँ पर देखी गई है ना अमाउंट, हमारी स्पेस के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है तो यकीनन वो बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है जो हमें नज़र आ भी रही हैं और नहीं भी आ रही। जो हमें नज़र आ रही हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, तो इतनी थोड़ी सी चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा ग्रेविटी की क्या ज़रूरत है। मे बी डार्क मैटर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लाइक बहुत माइक्रो हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स और इस टाइप की चीज़ें, एनर्जीज़ हैं जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा ग्रेविटी स्पेस में मौजूद है। तो हम उसको डार्क मैटर काउंट इसलिए करें बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी दैम विथ ओवर आइजेस। तो अब ये क्या है कि जिस तरह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे रूम के अंदर, हमारी हवा के अंदर इतना कुछ घूम रहा है लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं उसको, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह हम डार्क मैटर को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेविटी शो करवा रही है, अमाउंट ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस शो करवा रही है कि यहाँ पर कुछ है जिसकी वजह से इतनी ग्रेविटी अल्लाह ने यहाँ रखी है। चलिए स्पायरल गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं और इसकी शेप देख लेते हैं। स्पायरल गैलेक्सी हैव अ डिस्टिंक्टिव वर्ल्ड शेप विद अ फ्लैट बल्ज एट द सेंटर विद स्पायरल आर्म्स अराउंड इट। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये स्पायरल इसकी शक्ल है, ठीक है, एक गोल घूमा हुआ चक्कर सा है और इसके जो सेंटर वाली साइड है वो ऊपर की तरफ उठी हुई, जैसे मोटे आदमी होते हैं ना उनका पेट बाहर की तरफ निकला होता है, तो इस तरह बल्ज आया हुआ है सेंटर में से। और इसकी आर्म्स हैं, एक इस तरफ खुल रही है और एक इस तरफ खुल रही है जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो भी बल्ज आपको नजर आ रहा है हैज़ अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ओल्ड स्टार एंड अ ब्लैक होल। अब इसके अंदर, इसके सेंटर में ब्लैक होल होता है और सारे पुराने सितारे उस ब्लैक होल के आसपास होते हैं। समझ लें कि ब्लैक होल का काम है अपने अंदर खींचना, यानी अल्लाह ने यहाँ पर सिस्टम रखा है जितने यहाँ डेड बॉडीज है ना स्टार्स की, वो सारी सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के अंदर जाएंगी और फिर ब्लैक होल के अंदर जाकर किसी और डायमेंशन में किसी और तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। यानी गैलेक्सी अपने आप को साफ करती रहती है सेंटर में पहुँचाकर वो सारी चीज़ें। आपको पता है ना ब्लैक होल्स में
कितनी पावर होती है, कितनी ग्रेविटी होती है। मैसिव होते हैं ये, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं द आर्म्स ऑफ द स्पायरल हैव मोर गैस देन डस्ट एंड आर वेयर न्यू स्टार्स आर मेड। अब इसके बाजुओं की तरफ ये जो आपको सर्कल्स के साथ ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ऐसे पंखा सा चलते हैं, पंखे के जो विंग्स होते हैं जिस तरह आर्म्स होती हैं, उसके अंदर ज़्यादा गैस और डस्ट है और यहीं पर नए सितारे बन रहे हैं। यानी गैलेक्सी के बाहरी साइड पर नए सितारों की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और अल्लाह ने इसके सेंटर के अंदर ब्लैक होल रखा है जो कि एक डस्टबिन का काम कर रहा है, जहाँ पर सारे पुराने सितारे जो हैं वो जाकर वेस्ट होते जा रहे हैं। द लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्टार्स मेक स्पाइरल गैलेक्सीज ईजी टू स्पॉट। अब यही हाथ जहाँ पर नए सितारे बन रहे हैं गैलेक्सीज को स्पॉट करने में मदद देते हैं। हमें दूर से पता चल जाता है कि ये स्पाइरल गैलेक्सी है, कि इसके बाहरी साइड पर नए सितारे बनते हैं क्योंकि वहाँ पर डस्ट और गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, और सेंटर साइड जिसकी बल्ज आउट हुई हुई है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर ब्लैक होल मौजूद है, और पुराने सितारे सारे इसी बल्ज के अंदर जाकर वेस्ट हो रहे हैं इन साइड द ब्लैक होल। द मिल्की वे इज़ अ स्पाइरल गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। अब बात करते हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज की। एज देयर नेम सजेस्ट एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर राउंड और ओवल इन शेप। अब एलिप्टिकल का मतलब राउंड या ओवल होना है, और इनकी शक्ल भी ऐसी ही है, अपने नाम के साथ इनकी मुनासबत बनती है। लाइक स्पाइरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैव अ बल्ज बट दे डोंट हैव फ्लैट डिस्क ऑफ स्टार्स। अब इनका भी बल्ज होता है मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सीज की तरह, लेकिन इनके जो फ्लैट डिस्क है ना स्टार्स की, वो नहीं होती इनके साथ, जैसे स्पाइरल वाले में मौजूद होते हैं जहाँ पर गैसेस और डस्ट होती है, जहाँ न्यू स्टार्स बनते हैं, तो वो इनके अंदर नहीं होता। Elliptical galaxies have large amount of dark matter but less gas and dust than spiral galaxies, so fewer new bright stars are made। क्योंकि इसके अंदर डिस्क नहीं है जहाँ न्यू स्टार बने, और डस्ट और गैस भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डार्क मैटर ज़्यादा जो है ना उसकी अमाउंट है, और बहुत कम यहाँ पर नए सितारे बनते हैं। दिस मीन्स दैट एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर मोर डिफ़िकल्ट टू सी, और यही वजह है कि ये दिखने में थोड़ा हमें परेशानी होती है कि ये इतनी आसानी से नज़र नहीं आती हैं क्योंकि इतनी ब्राइट नहीं होती साइडों से जिस तरह की स्पाइरल होती है। एंड्रोमेडा इज़ एन एलिप्टिकल गैलेक्सी, और एंड्रोमेडा जो हमारा हमसाई गैलेक्सी है वो यही वाली है, उसका जो शेप है वही एलिप्टिकल गैलेक्सी वाला है। अब लास्ट शेप वाली जो गैलेक्सी हमारे पास बची वो है इर्रेगुलर गैलेक्सीज, ठीक है, और इनको इर्रेगुलर इसलिए बुलाया जा रहा है बिकॉज दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि जो हम कहें ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी, बस जैसे आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में ऐसी ही होती हैं। दे हैव नो बल्ज और स्पायरल आर्म्स विच वुड मेक देम ईजियर टू आइडेंटिफाई। अब ना इनकी आर्म्स है, ना इनका वो स्पायरल शेप है, ना इनका बल्ज है, तो हम इनको फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये इर्रेगुलर गैलेक्सी है। गैलेक्सी तो है पर इर्रेगुलर है, यही इसकी पहचान है। Some irregular galaxies have large number of new bright star, whereas other contain large amount of dust। अब इनके अंदर ये बहुत रोशन होती हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट और गैस होने की वजह से बहुत से नए सितारे जन्म लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट भी, इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। साइंटिस्ट थिंक दैट द many different shapes of irregular galaxies are probably the result of interaction and collision with other galaxies। अब irregular galaxies की ऐसी शक्ल क्यों है, तो साइंसदान जो हमें बताते हैं इस बारे में कि ये आपस में कोलाइड करती रही हैं, शायद गैलेक्सीज आपस में कोलाइड कर करके इनकी शेप बिगड़ गई और ये इर्रेगुलर हो गई हैं, इनकी शक्लें ऐसी हो गई हैं, या आपस में इंट्रैक्शन हुआ इनका, या आपस में जुड़ी हैं और अलग हुई हैं तो इनकी शेप ख़राब हुई है। टकराने से होता है ना, अगर ऐसे यानी इंट्रैक्शन में वो टकराएंगी, कोलाइड करेंगी एक दूसरे से, तो उनकी अपनी शक्ल बिगड़ जाएगी। मे बी ये किसी दौर में स्पाइरल होंगी जो आपस में कोलाइड करने पर इरेगुलर शेप में आ गई हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं क्लस्टर और सुपर क्लस्टर के बारे में। गैलेक्सीज आर नॉट यूजुअली सीन ऑन देयर ओन, दे टेंड टू बी फाउंड ग्रुप टुगेदर इन क्लस्टर। अब कभी भी गैलेक्सी को हम इंडिविजुअली नहीं देख पाएंगे, सही है, वो क्लस्टर में मौजूद होती है, यानी बहुत सारी गैलेक्सीज एक जगह इकट्ठी होती हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी हम उनको अकेला अकेला नहीं देख सकते। The Milky Way and Andromeda are in a small cluster containing only around 40 galaxies। अब आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा कि अच्छा फिर हम एंड्रोमेडा को कैसे देख पाते हैं। तो बच्चों, हम क्योंकि उस छोटे क्लस्टर का हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ 40 गैलेक्सीज हैं, इसलिए हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अदरवाइज जो क्लस्टर्स होते हैं ना गैलेक्सीज के, दे हैव मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन दैम।
तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। मोस्ट क्लस्टर्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, यानी थाउजेंड्स गैलेक्सीज उसके अंदर हैं, तो फिर आप कैसे उसको इंडिविजुअली देखोगे, किसी हर गैलेक्सी को पकड़ पकड़ के अलग नहीं देख सकते ना। सुपर क्लस्टर्स आर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स एंड आर सम ऑफ द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। अब सुपर क्लस्टर क्या है, जिसके अंदर छोटे क्लस्टर मौजूद हैं। आपको पता है क्लस्टर में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज होती हैं, और इस तरह के जब क्लस्टर जिसमें थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी हैं, इस तरह के क्लस्टर तकरीबन 1000 या मिलियन क्लस्टर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो सुपर क्लस्टर बनाते हैं। नहीं, मज़े की बात है ना। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, और वो आप ज़रूर देखिएगा, आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा। अल्लाह सुबहान की कुदरत, और हम अल्लाह को अकबर कह के क्यों बुलाते हैं, अजानें अल्लाहू अकबर क्यों करके शुरू की जाती हैं, आपको अज़ानों में सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाहू अकबर क्यों सुनाई देता है, उसकी वजह यही है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। क्योंकि इतनी बड़ी कायनात को तख्लीक कर देने वाला ख़ुद भी यकीनन बहुत बड़ा होगा ना, तो यही वजह है हम अल्लाहू अकबर बुलाते हैं। अब आपने सीख लिया कि गैलेक्सीज जो हैं वो क्लस्टर में मौजूद होती हैं, और छोटे छोटे क्लस्टर मिलकर बहुत जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, यानी ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ, अगर थाउजेंड्स ऑफ क्लस्टर है तो उसमें ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद होंगी, तो वो सुपर क्लस्टर कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक टॉपिक की अच्छी समझ आएगी। मैंने पूरी कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।